आज हम ट्रेजरी से रिलेटेड सिक्स्थ वीडियो को कवर करेंगे और अगले दो चैप्टर्स हम टोटली एंड करने वाले हैं। तो दो चैप्टर्स को हम देते हैं टोटल 3 वीडियोस और अब टोटल 4 चैप्टर हमारे कवर हो जाएंगे मॉड्यूल सी से। तो अगर आपने पिछली वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया, मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। वहां पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे और उनके रिलेटेड पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। चलिए आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट। एंड द क्वेश्चन नंबर 21 इट सेज द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम इज डिजाइन्ड फॉर हाई वैल्यू instantaneous fund transfers which requires banks to manage their funds carefully throughout the day. Given that RTGS payments are settled instantly and can create large debits in bank's account with RBI, how does the system facilitate continuous smooth operations for the participating banks? ऑप्शंस देखते हैं। आरटीजीएस ऑपरेट्स ऑन अ नेट सेटलमेंट बेसिस। देखिए आरटीजीएस जो है वो नेट सेटलमेंट के ऊपर काम नहीं करता है, वो ग्रॉस सेटलमेंट के ऊपर काम करता है। इसका नाम ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन ए तो डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, ये नेट सेटलमेंट सिस्टम नहीं है। हर एक ट्रांजेक्शन जो होती है वो इंडिविजुअली सेटल होती है, राइट? सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, to prevent gridlock from temporary shortfall of funds, the RBI provides intraday liquidity to banks, which is typically done through an automatic repo facility against lost securities. एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो आरटीजीएस में इंस्टेंट पेमेंट्स शामिल रहती हैं एंड बैंक्स को फंड्स को मेंटेन करना पड़ता है। अब क्योंकि शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स हो सकता है तो आरबीआई का एक ऐसा सिस्टम है जिसके साथ इंट्राडे लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा सकती है बैंक्स को इन केस अगर शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स होता है। एंड आरबीआई ये इंट्राडे लिक्विडिटी फंड्स को प्रोवाइड करता है थ्रू द रेपो अगेंस्ट द सिक्योरिटीज जो कि बैंक्स के द्वारा रखी गई हैं। सो ऑप्शन बी जो है यहां पर दैट इज एब्सोल्युटली द correct answer. Now let's have a look at the option C, that all the RTGS transactions are pre-funded, meaning a bank must deposit the exact amount of the transfer with the Reserve Bank of India before it can initiate the payment instruction. देखो बैंक्स के लिए रिक्वायर्ड है कि वो अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करे, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि आपको प्री फंडिंग करना पड़ेगा हर एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। इंट्राडे जो लिक्विडिटी फैसिलिटी होती है वो एक मैकेनिज्म है जो लिक्विडिटी शॉर्टफॉल को मैनेज करता है। सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। Option D says the system uses a centralized queuing mechanism that hold all the payment instructions until the sending bank confirm it has received sufficient incoming funds to cover them. देखो क्यूइंग मैकेनिज्म जो होता है वो एक फीचर होता है कैसे सिस्टम्स का, लेकिन जो की फैसिलिटी है जो प्रोवाइड की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे, वो होता है इंट्राडे लिक्विडिटी। दैट इज अ इंट्राडे लिक्विडिटी। ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट correct. Now, let's move toward the question number 22nd. A treasurer, Mr. Root, observes that whenever the central bank raises benchmark interest rates, the market prices of the government securities held in his portfolio tend to fall. यानी कि ऑब्जर्व किया जाता है कि सेंट्रल बैंक जब भी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है तो मार्केट जो प्राइस है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का उसके पोर्टफोलियो में वो गिर जाता है। ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द ट्रेजरी मैनेजमेंट। व्हाट इज अ स्पेसिफिक टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस वेरिएबिलिटी अपवर्ड और डाउनवर्ड इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी और करेंसी? इसको क्या कहा जाता है? दिस इज सेड टू बी द volatility. Option 8 said which is defined as a variability of the price and is measured as a risk associated with the price movement. तो जितनी ज्यादा वॉलिटिलिटी रहेगी उतना ज्यादा रिस्क भी एसोसिएटेड रहेगा। बिल्कुल सही है, इसको हम वॉलेटिलिटी ही कहते हैं। वॉलेटिलिटी क्या होती है? अगर आपकी प्राइस की वेरिएबिलिटी होती है, चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे वो नीचे जा रहा है, दोनों चीजें इसमें शामिल है। एंड अब इस केस में हमें इसे सिक्योरिटी से हमने लिंक किया है। अब ये जो लिंकेज यहां पर किया गया है ये वॉलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट से यानी कि प्राइस का और इंटरेस्ट रेट्स का ऑपोजिट रिलेशनशिप है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहे हैं तो प्राइसेस कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ऑप्शन बी कह रहे हैं। जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो स्पेशल एक केस है, स्पेसिफिक मेजर है जिसमें हम प्राइस सेंसिटिविटी को देखते हैं, यानी कि इतना अगर आपका वाईटीएम प्लस होता है या कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता है तो आपका प्राइस मूवमेंट परसेंटेज कितना होगा।
हम उस चीज को चेक करते हैं, राइट। लेकिन जो जनरल टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं प्राइस वेरिएबिलिटी को लेकर के, दैट इज द वॉलेटिलिटी, उसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। Option C, it says YTM, yield to maturity, which represents the total return of the bond. YTM, yield to maturity, बेसिकली टोटल रिटर्न है जो किसी बॉन्ड होल्डर को मिलेगी अगर वो मेच्योरिटी तक रखता है। वो एक मेजर है किसकी, रिटर्न की। ठीक है, तो YTM मेजर है किसकी, रिटर्न की। ये कोई प्राइस वेरिएबिलिटी नहीं है। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लेकिन YTM जो है दैट इज एक्चुअली नॉट एनी टर्म जो हम वेरिएबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर पाए। सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी, प्राइस रिस्क। देखो प्राइस रिस्क एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, ब्रॉडर कैटेगरी है। लाइक रिस्क जो आपका अराइज होता है प्राइस की अनसर्टेनिटी के कारण। सो दैट इज एक्चुअली अ ब्रॉडर कैटेगरी, राइट। वो ब्रॉडर कैटेगरी से रिलेटेड है। वॉलेटिलिटी जो है वो स्पेसिफिक टर्म है जो प्राइस की मूवमेंट को देखती है, वेरिएबिलिटी को देखती है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो आंसर जो है यहां पर दैट इज ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 23rd। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया uses the statutory liquidity ratio as a tool of monetary policy to regulate the banking sector's lending capacity। जो चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी भी है एंड बिल्कुल सही भी है, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट टू विच आरबीआई कैन इंक्रीज एसएलआर। अब जो मैक्सिमम परसेंटेज जहां तक हम इंक्रीज कर सकते हैं एसएलआर को, डेट इज 40%। वो कितना है, वो 40% है, यानी कि 40% तक मैक्सिमम एसएलआर को लेकर के जाया जा सकता है। एसएलआर क्या होता है, दिस इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो मेन पर्पस क्या है कि लिक्विडिटी बनी रहे, राइट। एसएलआर के बारे में आपको बेसिक सा फंडा फटाफट से बता देता हूं मैं। सो एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी बनी रहे, बैंक करप्शन ना हो, उस चीज को रोकने के लिए, यानी कि सॉल्वेंसी को बनाए रखने के लिए आरबीआई कहता है कि इतने पार्ट को मेंटेन करो अपने पास। एक्सेसिव क्रेडिट क्रिएशन ना हो, सो वी कैन से लिमिट्स क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन को ये चीज रोकती है, राइट। सो एसएलआर जो होती है वो आपका मैक्सिमम परसेंटेज 40% का हो सकता है। अब इसमें आप कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, अप्रूव्ड अनइंकम्बर्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में, या जो एक्सेस सीआरआर बैलेंसेस है उसकी फॉर्म में आप मेंटेन करते हो विद इन इंडिया। एंड एसएलआर होल्डिंग को आप बताते हो, ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन में कवर किया था। जो एसएलआर होल्डिंग होती है उनसे रिलेटेड एक रिटर्न जाती है, वो फॉर्म 8 की फॉर्म में रिटर्न जाती है, राइट। एंड मंथली बेसिस पर जाती है और 20 तारीख, अगले महीने की 20 तारीख से पहले पहले ये रिटर्न आपको भेजनी होती है, राइट। एंड एसएलआर का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय द एनडीटीएल, दैट इज योर एसएलआर फॉर्मूला ओवर देयर। ठीक है जी, सो आंसर्स देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर। आरबीआई कैन इंक्रीज एसएलआर अप टू 25%, नो। अप टू 100%, नो। इट कैन इंक्रीज इट टू बाय 40%, एब्सोल्युटली ट्रू। कि 40% तक एसएलआर को इंक्रीज किया जा सकता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट कैन बी डन। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज क्रिटिकल इन अ ट्रेजरी environment with back office playing a key control function. Which of the following statements most comprehensively and accurately describes the overall responsibilities of the back office? तो बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, 3 डिविजन है, राइट। एंड इसमें स्पेसिफिकली पूछा गया कि बैक ऑफिस की क्या क्या चीजें होती हैं। फ्रंट ऑफिस डीलिंग करता है, मिड ऑफिस रिस्क मॉनिटरिंग करता है, कंप्लायंस करता है, बैक ऑफिस सेटलमेंट्स, अकाउंटिंग, रिकंसिलेशन करता है, राइट। सो मैं आपको एक बार सारी की सारी चीजें बता देता हूँ कि बैक ऑफिस जो है वो क्या क्या कामकाज करता है, एंड उसके बाद आप बाकी चीजों के बारे में डेफिनेटली आंसर कर सकते हैं। सो बैक ऑफिस सबसे पहली जो चीज करता है दैट इज रिलेटेड टू डील कंफर्मेशन, राइट। यानी कि आप जो डील स्लिप्स होती हैं उनको आप रिसीव करते हो, इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करते हो डील्स को, दैट इज इट। ठीक है, सेकंड जो है दैट इज रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो कोई भी ट्रांजैक्शंस की होती है उनकी सेटलमेंट करने का काम, राइट।
डिलीवरी एंड पेमेंट को अरेंज करने का काम, राइट, वो काम करते हो। अकाउंटिंग एंट्रीज करने का काम, यानी कि जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज होती है बैंक की बुक में पास करनी है, वो अकाउंटिंग एंट्रीज को करने का काम किसका होता है? बैक ऑफिस का होता है। कि करेक्ट वैल्यूएशन हो, अक्रूवल हो, राइट, जो भी लेजर्स में आपने रिकॉग्निशन करनी है वो भी काम इनका होता है। फर्दर रिकंसाइलेशन, यानी कि जो भी बुक्स हैं उनको रिकंसाइलेशन करने का काम भी बैक ऑफिस का ही होता है। ठीक है जी। तो दैट इज द मेन थिंग रिलेटेड टू इट। एंड फर्दर यही चीजें, ऑप्शंस को देखते हैं एंड आप इजीली आंसर कर पाएंगे। द बैक ऑफिस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर generating deals with counterparties and ensuring that the treasury's trading activities are profitable। ये किस चीज का काम है? दिस इज रिलेटेड टू फ्रंट ऑफिस। जो डील्स करने का काम है वो फ्रंट ऑफिस का काम है। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। द बैक ऑफिस मेन रोल इज टू रिस्क मैनेजमेंट which includes setting exposure limits, position limits, stop loss limit for the dealers। ये किसका काम है? दिस इज रिलेटेड टू मिड ऑफिस। ऑप्शन बी जो है ये मिड ऑफिस का काम है। ऑप्शन सी, द बैक ऑफिस इज एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन सेटलमेंट ऑफ डील्स ensuring that the funds are correctly transferred, received and is not involved in वेरिफिकेशन और कंप्लायंस। सी, बैक ऑफिस का रोल सिर्फ सेटलमेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये डीपली इन्वॉल्व है वेरिफिकेशन में भी और कंप्लायंस चेक में भी। सो दिस इज पार्शली ट्रू एंड नॉट फुली ट्रू। Option D, the back office handles deal confirmations, accounting, settlement, and account and holds overall responsibility for compliance with management and RBI imposed limits, as well as verifying the accuracy and objectivity of the transaction details. So option D जो है, that is absolutely correct. Option D is absolutely correct over here, right? So that's a correct answer. So now let's move toward the next question, number 25. It says a bank with significant international operations has several offshore banking units. When this bank computes its demand and time liabilities for the purpose of maintaining its domestic reserve requirements, CRR and SLR, how must it treat the liabilities originating from its OBUs according to the RBI guidelines? तो RBI की guideline के according ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से जो इसकी लाइबिलिटीज ओरिजिनेट हो रही हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, दैट वी नीड टू टेल, राइट। सो एक बैंक जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट को ऑपरेट कर रहा है, लेट्स से वो एससीजेड में लोकेटेड है या ऑफशोर ज्यूरिसडिक्शन में है, लेकिन उसका डोमेस्टिक बैंकिंग ऑपरेशन भी है इंडिया में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो आरबीआई की जो डायरेक्शंस है रिलेटेड टू सीआरआर एसएलआर, जो डायरेक्शंस दी गई है ना आरबीआई के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग जो बैंक की ऑफशोर बैंकिंग यूनिट की लाइबिलिटीज होंगी उनको एक्सक्लूड करना होता है। यानी कि जब आप एनडीटीएल को कैलकुलेट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग सीआरआर और एसएलआर, ठीक है, तो आप ऑफशोर बैंकिंग यूनिट की जो लाइबिलिटीज हैं उनको कंसीडर नहीं करोगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग टू बी डन, राइट। सो बोरोइंग जो की जाती है ओबी की तरह उसको कंसीडर नहीं करोगे, कोई लाइबिलिटी इंकर होती है ओबी की तरह, उनको बेसिकली बैंक की डोमेस्टिक डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का पार्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा। बिकॉज इसका रीजन भी दिया गया कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो होते हैं ना, वो एक रिंग फेस्ड एंटिटी की तरह काम करते हैं जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट्स के साथ कर रहे हैं या फिर बाकी जो ओबीयूज हैं उनके साथ कर रहे हैं। तो उनको जो डोमेस्टिक रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनसे एग्जेम्प्ट रखा गया उनको, ठीक है। तो उनके एसेट लाइबिलिटीज को सेपरेट रखते हो आप बैंक के डोमेस्टिक बैलेंस शीट से। ये मेजर यहां पर लॉजिकल रीजन है। यहां पर ऑप्शंस देखते हैं। ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द ओबीयूज मस्ट बी फुली इंक्लूडेड, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, क्लियर एग्जेम्पशन है तो इसको इंक्लूड तो नहीं करते हैं, ऑप्शन ए को तो करेक्ट नहीं है। Option B, the demand and time liabilities in respect of offshore banking units are specifically exempted from the DTL calculation for domestic reserve requirement। यानी कि CRR SLR के पर्पस के लिए आप इनको एड अप नहीं करते हो। So option B is the correct answer. Now, let's move toward the next question, which is related to treasury risk management. A bank's chief risk officer, Miss Mandhana, is reviewing the internal control framework for foreign exchange trading desk.
The framework includes several type of limits expressed in absolute amounts. Which specific type of limit is designed to control the maximum value of a single buy or sell transaction initiated by a dealer. तो बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर यानी कि सीआरओ हैं जो रिव्यू करें इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क को, ठीक है, फॉर एक्सचेंज ट्रेडिंग डेस्क के लिए। फ्रेमवर्क में बहुत सी लिमिट्स को एक्सप्रेस किया गया है एब्सोल्यूट अमाउंट में। कौन सा स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिमिट है जिसको डिजाइन किया गया ताकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल बाय या सेल ट्रांजैक्शन जो है उसे कंट्रोल कर पाए। limit on deal size which corresponds to marketable size of a transaction and applies specifically to trade deals rather than merchant deals। absolutely correct। यानी कि अगर आप डील साइज के ऊपर ही लिमिट लगा देते हो तो जो मैक्सिमम डील आप कर सकते हो किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी मर्चेंट के साथ, चाहे वो बाय डील है चाहे वो सेल डील है, उसके ऊपर आप एक लिमिट लगा देते हो। दैट्स अ मेजर थिंग, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। ऑप्शन बी डे लाइट लिमिट। डे लाइट लिमिट तो बताता है कि आप ओपन पोजीशन कितना रख सकते हो ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, राइट। वो सिंगल डील साइज से रिलेटेड तो नहीं है, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ओवरनाइट लिमिट होता है कि जब आपके एंड ऑफ द डे हो जाता है तो मैक्सिमम आप ओपन पोजीशन एक्सपोजर कितना रख सकते हो, वो उसके बारे में। दैट इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन सी इट सेज डी इट सेज करेंसी वाइज पोजीशन लिमिट। करेंसी वाइज पोजीशन लिमिट होती है कि मल्टीपल करेंसीज में किसी पर्टिकुलर करेंसी को लेकर के आप कितनी लिमिट रख सकते हो, नेट पोजीशन क्या हो सकती है। दैट इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Option A will be the correct answer here. Now, let's move toward the question number 27. A financial institution needs to process a large batch of low value non-urgent credit transfer। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है that needs to process a large batch of low value non-urgent credit transfers. The institution's operations head by Mr. Ashwin wants to use payment system that is cost effective and operates on a periodic settlement basis. Which Indian payment system is structured to meet these specific needs? क्या वो आरटीजीएस होगा, वो एनडीएस होगा, वो एसएफएमएस होगा, या फिर इट विल बी नेफ्ट? तो डेफिनेटली द क्लियर आंसर इज नेफ्ट, क्योंकि उसमें 48 हाफ आवरली बैचेस होते हैं जिनके हिसाब से आप ट्रांसफर कर सकते हो। एंड फॉर द नेफ्ट जो है उसमें आपका नेट सेटलमेंट होती है, यानी कि बैच बेस्ड सेटलमेंट होती है। सो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर द सेम। आरटीजीएस होती है 1-to-1 ट्रांसफर, ये बेसिकली रियल टाइम बेसिस होती है, 1-to-1 ट्रांसफर के लिए होती है। एनडीएस के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी इन डिटेल बता दिया था। एंड एसएफएमएस की बात करें तो वो एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है, दैट्स अ मैसेजिंग फॉर्मेट। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन सी है ये एक्चुअल में और कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ मैसेजिंग फॉर्मेट, राइट। बैकबोन है आरटीजीएस की भी, एनईएफटी की भी, लेकिन खुद से कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है। सो ऑप्शन ए बी सी आर नॉट करेक्ट एंड ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, an analyst, Mr. Stark, is calculating the duration for various types of bonds. He has a zero coupon bond with a maturity of 7 years in his portfolio। तो मिस्टर स्टार्क जो है वो ड्यूरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं अलग अलग टाइप के बॉन्ड के लिए। ठीक है, उनके पास एक जीरो कूपन बॉन्ड है, मैच्योरिटी है 7 साल की। जीरो कूपन बॉन्ड वो होते हैं जिनके ऊपर कोई कूपन नहीं मिलता लेकिन उनको डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जाता है और मैच्योरिटी के ऊपर आपको कंप्लीट फेस वैल्यू मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्यूरेशन, व्हाट विल बी द मैक्युलस ड्यूरेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक बॉन्ड? तो इस स्पेसिफिक बॉन्ड की मैक्युलेट ड्यूरेशन क्या होगी, यानी कि ड्यूरेशन क्या होने वाली है, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। देखो सिंपल सा फंडा बताता हूं। ड्यूरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ड्यूरेशन फॉर्मूला इज इक्वल टू समेशन ऑफ पीवी डॉट टी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पीवी, राइट। एंड इसमें भी आपको कैलकुलेशन बताता हूं कि कैलकुलेशन करनी कैसे एग्जाम में, यानी कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट इट, राइट। तो आप सबसे पहले लिखेंगे टाइम, उसके बाद आपको लिखना है कैश फ्लो जो भी आपको मिल रहा है, फिर उसके बाद आप डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे, and further then we'll be having the present value, and further then we'll be having the pv dot t, that is it, right। तो ये 5 कॉलम आपको बनाने हैं। जैसे मान लो कि आपके पास 3 साल का एक बॉन्ड है जिसमें कैश फ्लो जो है आपके पास 1000 रुपीज का बॉन्ड है और 10% का कूपन रेट है,
एंड आपको जो वाइटेम दिया गया है या फिर आप कह लो कि जो आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दी गई है, लेट्स से इट इज गिवन टू बी 6%, राइट? तो इसके केस में आपके पास टाइम बनेगा 1 2 3, क्योंकि आपके कैश फ्लोज 3 साल में होंगे। और कैश फ्लोज क्या क्या होने वाले हैं? पहले 3 सालों में आपको कैश फ्लो मिलेगा कूपन, ठीक है? कूपन मिलेगा 10% की रेट के ऊपर, सो इट विल बी ₹100, राइट? तो आपका कैश फ्लो जो है ₹100 आया, ₹100 आया। लास्ट ईयर में ₹1000, यानी कि जो आपकी वैल्यू थी कंप्लीट बॉन्ड की, फेस वैल्यू थी, वो मिलेगी, प्लस आपको ₹100 कूपन मिलेगा, यानी कि ₹1100 मिलेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस आर रेज टू पावर एन, एंड आर जो यहाँ पर 6% है, उसके हिसाब से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सिंपल कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पर, तो इसी का इस्तेमाल करना है। 1/1.06 करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 0.943, एंड सेकेंड वैल्यू आ गई 0.889। मैं कैलकुलेशन फुल फ्लेज नहीं कर रहा हूं, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं। 0.839 एंड द लास्ट वन विल बी 0.792, राइट? अब पीवी जो है उसके लिए जैसे मैं इनको नेम देता हूं, ए बी सी डी एंड ई, राइट? तो डी कॉलम के लिए आपको बी एंड सी को मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, एंड यहां पर आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ पीवी जब सभी को आप ऐड कर देंगे। एंड लास्ट वाले कॉलम के लिए यू विल बी मल्टीप्लाइंग ए विद डी, ठीक है? ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड आपके पास जब सभी को ऐड कर देंगे आ जाएगा समेशन ऑफ पीवी डॉट टी आ जाएगा। बस इन्हीं दो वैल्यूज को पीवी डॉट टी आपको निकाल लिया आपने, ये पीवी डॉट टी हो गया, जिसकी वैल्यू का आप फिल कर देंगे यहां पर, और ये हो गया समेशन पीवी जिसको डिनोमिनेटर में फिल कर देंगे, एंड आपकी ड्यूरेशन आप कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि जीरो कूपन बॉन्ड के केस में जो ड्यूरेशन होती है बॉन्ड की, वो मैच्योरिटी के इक्वल होती है। दैट इज एक्चुअली इक्वल टू मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, राइट? सो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम आंसर देखें, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो बिना कैलकुलेशन के भी आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन ए में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए कहता है कि ड्यूरेशन विल बी लेस देन इट्स टर्म टू मैच्योरिटी अप्रोक्सीमेटली 3.5 ईयर्स। अनकरेक्ट, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन जो होती है वो बेसिकली मैच्योरिटी के इक्वल होती है इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। ऑप्शन बी, द ड्यूरेशन विल बी ग्रेटर देन इट्स टर्म टू मैच्योरिटी। इट कैन नेवर हैपन, इट कैन नेवर हैपन, ड्यूरेशन कैन नेवर बी ग्रेटर देन द टर्म टू मैच्योरिटी, कभी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, द ड्यूरेशन कैन ओनली बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर। नो, दैट्स नॉट द केस। जो फॉर्मूला है ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने का, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है। ये जो फॉर्मूला बताया गया ना, दिस इज द ड्यूरेशन फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग रिलेटेड टू परपेचुअल बॉन्ड, यानी कि जिन बॉन्ड्स की कोई भी मैच्योरिटी नहीं होती, अगर उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो वो होता है परपेचुअल बॉन्ड होता है, जिसके लिए आपको इस्तेमाल करना है। सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर हियर, राइट? परपेचुअल बॉन्ड के लिए पूछा होता तो ही होता, अदरवाइज आंसर जो है यहां पर दैट इज ऑप्शन सी। Now, let's move toward the question number 29, right? It says a scheduled commercial bank has persistently failed to maintain its CRR with Reserve Bank of India. Shortfall has continued for the first fortnight, the second fortnight, and is now persisting into a third consecutive fortnight. What additional more severe penalty can be imposed? देखो, पहली फोर्टनाइट में कैंसिलेशन हुआ तो पेनल्टी लगेगी बैंक रेट प्लस 3%। कंटिन्यूड रहा आगे तो पेनल्टी बढ़ गई बैंक रेट प्लस 5%। लेकिन अब थर्ड फोर्टनाइट में फिर से है। सो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। आरबीआई कैन रिवोक द बैंक्स लाइसेंस टू ऑपरेट एज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक विदाउट फर्दर वार्निंग। देखो, लाइसेंस रिवोकेशन एक पॉसिबल रेगुलेटरी एक्शन है, राइट? लेकिन सबसे पहली चीज जो है वो एक पेनल्टी लगाई जा सकती है थर्ड फोर्टनाइट डिफॉल्ट के ऊपर। ऑप्शन इज नॉट सब्सटेंशियली करेक्ट। ऑप्शन बी, एवरी डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी of the bank who is found to be willful party to the default shall be punishable with a fine, absolutely correct। कि जो भी आपको लगते हैं बंदे भाई जिनकी गलती हो सकती है, उनके ऊपर फाइन लगाओ। देखो, जब आप फिर से परसिस्ट कर रहे हो थर्ड फोर्टनाइट के ऊपर भी, तो जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी सेक्रेटरी हैं, जो विलफुल हो सकते हैं कि भाई जिनकी वजह से इश्यू हुआ है, उनके ऊपर फाइन लगाओ, उनके ऊपर पेनल्टी लगे तो उनको पता लगे। ऑप्शन सी सेज द बैंक विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑक्शंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि आप एलएफ में पार्टिसिपेट नहीं करने दोगे, राइट? तो डेफिनेटली दैट्स नॉट अ पार्ट जो मेंशन हो कहीं पे कि भाई ऐसी पेनल्टी लगेगी। तो करेक्ट आंसर जो है कि आप फाइन लगा दोगे हर एक डायरेक्टर के ऊपर, हर एक सेक्रेटरी के ऊपर जिनके ऊपर इशू पड़ सकता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30th,
A treasurer, Mr. Jadeja, needs to compare the interest rate risk of two different bonds. ठीक है, तो दो अलग अलग बॉन्ड्स है जिनका इंटरेस्ट रेट रिस्क इन्होंने कंपेयर करना है. एक बॉन्ड है जिसका YTM है 7.5%, मैच्योरिटी ऑफ 10 years. Bond B is having the same YTM but a maturity of 15 years and a different coupon structure. Coupon structure अलग है, maturities different है दोनों के केस में, लेकिन YTM सेम है 7.5% का दोनों बॉन्ड्स के केस में. Why is comparing the duration of these two bonds more useful for assessing their relative price risk than comparing their YTM? तो ये ज्यादा बेनिफिशियल क्यों रहेगा कि हम ड्यूरेशन को कंपेयर करें दो बॉन्ड्स की, रेदर देन हम इनके YTM को कंपेयर कर लें. तो मिस्टर जडेजा जी इसके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में हमने बताना है, एंड एक लॉजिकल रीजन देना है कि भाई जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा बेनिफिशियल क्यों होने वाला है. देखो, YTM एक्चुअल में आपको बताता है कि आपके पास रिटर्न क्या होने वाली है अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखते हो, ये उसके बारे में बताता है, राइट. सो इट मेजर्स द रिटर्न. तो जो YTM होता है वो रिटर्न को मेजर करता है, वो रिस्क को मेजर नहीं करता है. जबकि जो ड्यूरेशन है वो आपको वेट एवरेज टाइम के बारे में बताता है कि वेट एवरेज टाइम कितना है कि आपको बॉन्ड के कैश फ्लोज मिल जाएंगे. तो वो क्वांटिफाई करता है सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड के प्राइस किस तरह से चेंज होगी टुवर्ड द इंटरेस्ट रेट, उसके बारे में बताता है. सो इन शॉर्ट वी कैन से जो YTM है वो आपकी रिटर्न को मेजर करता है. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द YTM वी कैन सिंपली से कि ये आपकी रिटर्न को मेजर करता है. इट मेजर्स द रिटर्न, रिटर्न मेजर करने के काम आता है. एंड वही दूसरी तरफ इफ वी टॉक अबाउट द ड्यूरेशन, सो अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यहां पर ये रिस्क सेंसिटिविटी को मेजर करता है, या फिर हम कह लो कि ये रिस्क को मेजर करता है. इट मेजर्स द रिस्क ओवर देयर. ठीक है जी. सो YTM इज अफेक्टेड बाय मार्केट प्राइस वर्सेस फेस वैल्यू, जबकि जो ड्यूरेशन है उसके ऊपर मैच्योरिटी का, कूपन रेट का, यील्ड का इंपैक्ट पड़ता है. क्या हम इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग द YTM? नो, दैट कैन नॉट बी डन, बट यूजिंग द ड्यूरेशन इट कैन बी डन. ऑप्शंस देखते हैं तो ज्यादा बेटर आंसर कर पाएंगे. ऑप्शन ए, ड्यूरेशन इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर बिकॉज इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस ऑन प्राइस by considering the timing and the size of all coupon flows, whereas YTM does not reveal price volatility. Absolutely correct. ध्यान से समझिएगा, यही सब चीजें मैंने आपको बताई थी कि YTM ये नहीं बता पाता कि बॉन्ड प्राइसेस कितने वॉलेटाइल हैं. सेंसिटिविटी के बारे में नहीं बताता ना कि इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो बॉन्ड प्राइसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. वो तो आपके इस चीज के बारे में बताता है कि कितना आपको रिटर्न मिलेगा, उसको मेजर कर रहा है. ड्यूरेशन जो है वो कंपेयर करता है बॉन्ड को उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ कि कितना मैच्योरिटी है, कितना बॉन्ड है, ये वो सब कुछ देखता है एंड उसके हिसाब से बताता है कितना रिस्क यहां पर अवेलेबल है, राइट. सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए जो है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. एंड व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? YTM इज ओनली एप्लीकेबल टू जीरो कूपन बॉन्ड्स. इज इट सो? YTM सभी बॉन्ड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर थोड़ा एप्लीकेबल होता है. ऑप्शन बी गलत हो गया. ऑप्शन सी, ड्यूरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज मेकिंग इट इजियर टू कंपेयर. इज इट सो? ड्यूरेशन तो टर्म ईयर्स में होता है, YTM जो होता है परसेंटेज में होता है, ड्यूरेशन तो ईयर्स में होता है. सो दैट्स नॉट इवन द केस, वो तो है ही नहीं है, राइट. जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो बेसिकली हमें हेल्प करता है कि हम परसेंटेज प्राइस चेंज के बारे में देख सकते हैं, लेकिन ड्यूरेशन तो सिर्फ मेजर ऑफ टाइम के बारे में है, राइट. सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन डी, YTM of the two bonds is already same which means their price risk is identical. कि प्राइस रिस्क तो आइडेंटिकल है, यही तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, आइडेंटिकल YTM ये कभी नहीं कहते कि इनका प्राइस रिस्क सेम होगा. दैट्स नॉट द केस. ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 31. The liquidity adjustment facility is the primary instrument through which the Reserve Bank of India manages liquidity in the financial system. The facility allows the RBI to either inject funds into the system or absorb excess funds from it. What are the two main types of transactions that constitute the LF? दो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती हैं वो बतानी है. सिंपल सा ऑप्शन क्वेश्चन है, इजीली आंसर कर सकते हैं. द परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी. इज इट सो? देखो ये डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी होगी, ठीक है, मार्केट इंटरवेंशन टूल्स होंगे, लेकिन ये LF का पार्ट तो नहीं होता कि भाई आप फॉरेन करेंसी को स्पॉट मार्केट में एंड CMBs को इशू करते हो. दैट्स नॉट द केस. ऑप्शन ए तो गलत हो गया. एडजस्टमेंट ऑफ द CRR एंड SLR. एडजस्टमेंट CRR SLR वो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डेली लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल नहीं है जैसे LF होता है. ठीक है. ऑप्शन सी, इट सेज डायरेक्ट लेंडिंग ऑफ फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स थ्रू डिस्काउंट विंडो.
and acceptance of long term deposits from them. Is it so? देखो एलएफ जो होता है ना वो कोलेटराइज्ड रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। वो अनकोलेटराइज्ड जो आपकी विंडो लेंडिंग है उससे लग गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो नहीं है। ऑप्शन डी, द आरबीआई लेंडिंग फंड्स टू बैंकिंग सेक्टर थ्रू रेपो इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम बैंक्स अंडर रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस, एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही है। आप रेपो एंड रिवर्स रेपो का इस्तेमाल करते हो जहां पर आरबीआई डे टू डे लिक्विडिटी को मॉनिटर करता है और आरबीआई लेंड करता है बैंक्स को थ्रू द रेपो इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अगर आरबीआई ने लेंडिंग करनी है बैंक्स को, राइट, सो दैट इज थ्रू रेपो। एंड अगर आरबीआई के पास अपने पैसे रख दिए हैं तो दैट इज थ्रू रिवर्स रेपो, यानी कि बैंक्स अपने जो सरप्लस फंड्स होते हैं वो रख भी सकते हैं। यहां पर होगा इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्ट करेगा आरबीआई, और यहां पर होगा एब्जॉर्प्शन, यानी कि लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जाएगा सिस्टम से, राइट। सो ये अलग अलग चीजें हैं, सेम चीज नहीं होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, a bank is setting up its exposure ceiling limits for the counterparties in the interbank market. The Risk Management Committee, chaired by Mr. Faf du Plessis, is debating the criteria for setting these limits. According to the prudent risk management principles outlined in the document, on what basis should these exposure limits be primarily fixed? तो ये exposure limits किस हिसाब से fix होनी चाहिए? The limit should be fixed solely based on the size of the bank's on treasury operations। तो बैंक के ट्रेजरी ऑपरेशन के हिसाब से होना चाहिए। देखो बैंक का खुद का जो ऑपरेशन का साइज है वो एक डेफिनेटली एक फैक्टर है कि किस तरह से हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, लेकिन ये सिंगल फैक्टर नहीं है। जो प्राइमरी बेसिस होना चाहिए वो रहेगा बेस्ड ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द काउंटर पार्टी, यानी कि आप बेसिक चीज क्रेडिट वर्दीनेस को देखोगे कि इस पर्सन के ऊपर कितना एक्सपोजर रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी, द लिमिट शुड बी बेस्ड ऑन द काउंटर पार्टीज नेटवर्थ, market reputation, track record, credit rating, and also vary in relation with the period of exposure। Absolutely correct, ठीक है ना। आप एक्सपोजर लिमिट को फिक्स करते हो काउंटर पार्टी की नेटवर्थ के बेस पर, उसकी मार्केट रेपुटेशन क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्रेडिट रेटिंग कैसी है, ठीक है। वो लिमिट वेरी करेगी एंड साथ के साथ इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि लाइक एक पर्सन को मैंने एक्सपोजर देना है 1 साल का, एक पार्टी को एक्सपोजर देना है 6 साल का, डिपेंड करता है ना, उसके हिसाब से भी एक्सपोजर जो है आपका चेंज करेगा, ऑल्टर करेगा। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, in the context of calculating a bank's net demand time liabilities, distinguishing between the liability types is crucial. Which of the following pair correctly categorize liability either as demand or time liability on its inherent characteristic? Current deposits are time liability, तो current deposits time liability हैं, and because they often remain with the bank for long period. Is it so? No, current deposit तो आपके डिमांड लाइबिलिटी है, वो तो जब आपसे मांगेगे पैसा देना पड़ेगा। फिक्स डिपॉजिट आर द डिमांड लाइबिलिटी, नो, फिक्स डिपॉजिट इज द टाइम लाइबिलिटी। ऑपोजिट बता दिया है, ऑप्शन ए गलत हो गया। क्रेडिट बैलेंसेस इन द कैश क्रेडिट अकाउंट इज अ टाइम लाइबिलिटी, नो, जो आपके पास क्रेडिट बैलेंस है वो आपके पास डिमांड लाइबिलिटी होता है, जब पैसा मांगेंगे देना पड़ेगा, ठीक है। जो प्लस है, जैसे 3 लाख की लिमिट है, बैलेंस है 3,30,000, ठीक है, तो वो प्लस है। अनक्लेम डिपॉजिट डिमांड लाइबिलिटी होते हैं क्या, जो अनक्लेम डिपॉजिट है? एब्सोल्युटली, ठीक है, अनक्लेम डिपॉजिट है वो डिमांड लाइबिलिटी है, वो ठीक है, लेकिन जो सीसी वाला पार्ट है वो गलत बता दिया, तो दिस इज बेसिकली नॉट फुली ट्रू। ये वाला ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट जो वो सही नहीं है, ऑप्शन बी इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी, deposits held as security for advances which are payable on demand are a demand liability, while the staff security deposits are a time liability। Absolutely true, ये चीज मैंने आपको बताई भी थी कि जो स्टाफ डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, दैट्स अ टाइम लाइबिलिटी, वेयर एज जो आपने डिपॉजिट डिमांड के ऊपर पेएबल रखे हैं वो तो डिमांड लाइबिलिटी रहेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। सो that will be all related to this video. So I hope that you must have learned the concepts related to treasury, and make sure कि आप हमारी सभी वीडियोस को फॉलो जरूर करें। कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, क्रैश कोर्स is available on our website iibf.info/app। See you again on the other side. Happy learning.